नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो DT+P वाला जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम के लिए भाषा विज्ञान जो है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा लेकर आए, जिसमें आपके भाषा परिवार जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि भाषा विज्ञान भी जो एक बहुत बड़ा भाग है और बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर महत्वपूर्ण जो ये हो जाता है। कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपके भाषा विज्ञान के ही जो क्वेश्चन है उनको किया था। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, इसमें जाकर जो आप देख सकते हैं। तो इससे आगे का जो पार्ट है भाषा परिवार वाला, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भाषा का जो वर्गीकरण हुआ था, ये दो भागों में से किया गया था। मतलब भाषा जो है दो भागों में बटी हुई थी, अयोगात्मक और योगात्मक में। फिर आगे जो योगात्मक भाषा है ये तीन भागों में बटी हुई थी, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक में। आगे फिर जो अश्लिष्ट योगात्मक है इसके भी आगे चार भेद हो जाते हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्व अंत योगात्मक। और जो ये श्लिष्ट योगात्मक है इसके भी अंतर्मुख और बहिर्मुखी श्लिष्ट ये दो भेद हो जाते हैं। फिर जो इसमें अंतर्मुखी है इसके भी दो भेद हो जाते हैं, संयोगात्मक अंतर्मुखी जिसमें अरबी भाषा और वियोगात्मक अंतर्मुखी जिसमें हिब्रू भाषा थी। और बहिर्मुखी श्लिष्ट की बात करें तो इसके भी दो भेद हो जाते हैं, संयोगात्मक जिसमें संस्कृत आदि जो भाषाएं आ जाती है, और जो वियोगात्मक बहिर्मुखी जो श्लिष्ट है इसमें हिंदी आदि भाषाएं आ जाती हैं। और जो प्रश्लिष्ट योगात्मक था इसके भी दो भेद थे, पूर्वश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो ऐसे भाषाओं का वर्गीकरण ये हुआ था, दो भागों में बटी हुई थी ये अयोगात्मक और योगात्मक में। आगे फिर इनके भेद पर भेद हुए हैं। इसके बाद जाता है प्रभाविक या ऐतिहासिक वर्गीकरण। अर्थ तत्व तथा रूप तत्व की समानता को आधार बनाकर भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वह प्रभाविक वर्गीकरण कहलाता है। और इस वर्गीकरण के द्वारा उन सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार में रखा गया है जो किसी एक ही मूल भाषा से विकसित हुई है। भाषा विज्ञान के चारों प्रमुख अंग ध्वनि, पद, वाक्य तथा अर्थ को ध्यान में रखकर सम्यक विवेचना के पश्चात ही भाषाओं के परिवार का निर्धारण किया जाता है। इस निर्धारण में जिन प्रमुख समानताओं पर विचार किया जाता है, कौन कौन सी समानताएं हैं, जैसे स्थानिक समीपता, शब्दों की समीपता, व्याकरण साम्य जिसमें पद रचना वाक्य रचना आ जाती है, और ध्वनि साम्य। तो इन पर विचार किया जाता है, इन समानताओं पर। तो विश्व की भाषाओं को विभिन्न परिवारों में बांटने के अनेक प्रयास हुए हैं, किंतु कोई निर्णायक मत नहीं दिया जा सका। फिर सन 1822 में जर्मनी के जो संस्कृत विशेषज्ञ थे विल्हेम वॉन हिम्बोल्ट, इन्होंने 13 भाषा परिवार निर्धारित किए थे, जबकि LH ग्रे इन्होंने 26, फ्रेडरिक मुलर ने 100, डॉक्टर भोला ने तिवारी ने 13, वार्टिज ने 13, डॉक्टर अमर बहादुर ने 12 और देवेंद्र नाथ शर्मा ने 18 भाषा परिवार स्वीकार किए थे। तो इनमें डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का निम्नलिखित जो वर्गीकरण है अपेक्षाकृत ज़्यादा व्यवहारिक प्रतीत होता है। आगे जो है बटे हुए थे परिवार, जैसे यूरेशिया, यूरोप और एशिया, इनको मिलाकर बना था यूरेशिया। तो इसमें जो है 10 परिवार आ जाते हैं। कौन कौन से? भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, बरूस्की परिवार, यूराल अल्ताई परिवार, काकेसी परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अति उत्तरी परिवार, बास्क परिवार और सामी-हामी परिवार। तो ये थे यूरेशिया खंड में। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा यूरेशिया खंड में कौन से परिवार आते हैं, या इनमें से दे दिया जाएगा, जैसे सामी-हामी परिवार किस परिवार में आता है, तो यूरेशिया खंड में आता है। इस तरह ऐसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका DT+P का है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अलग अलग एग्ज़ामों में अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन है उन्हें पूछा जाता है। और PGT का जो लेवल है आपका DT+P का बहुत टफ लेवल आता है, इतना आसान नहीं आता TGT के मुकाबले। अगर हम देखें तो TGT का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम आता है और PGT का हाई लेवल का आता है। इसके बाद आ जाता है जो अफ्रीका खंड की बात करें तो इसमें सूडानी परिवार, बंटू परिवार, होते बुशमैनी परिवार।
यह वाले आ जाएंगे। और जो प्रशांत महासागरीय खंड है इसमें मलय बहुद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, ये प्रशांत महासागरीय खंड में आ जाएंगे। और जो अमेरिकी खंड है इसमें आ जाएंगे 18 अमेरिकी परिवार। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 18 जो परिवार है इसमें भी ये बटे हुए हैं। तो ऐसे भी आ जाता है कई बार। तो टोटल जो है यहाँ पर 18 परिवार हैं और इनको अलग अलग खंडों में बांटा गया था। जैसे ये यूरेशिया है, अफ्रीका है, और प्रशांत महासागरीय खंड है, और अमेरिका खंड है। अब आ जाता है जो ये भारोपीय परिवार था। इस परिवार की जो भाषाएं हैं भारत, उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान और सारा जो यूरोप है इसमें बोली जाती है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला आदि प्रमुख आधुनिक भाषाएं जो है ये इसी में आती हैं। इस परिवार की दो मुख्य शाखाएं हैं, भारोपीय शाखा और भारत ईरानी शाखा। भारोपीय भाषाओं को मुख्य रूप से 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, प्रतिनिधि भाषा के रूप में लैटिन और अवेस्ता को आधार बनाकर 100 के वाचक शब्दों की सहायता से अपने निष्कर्ष को प्रमाणित किया गया है। 100 को अवेस्ता में शतम और लैटिन में केंटुम कहा जाता है। जैसे आप अंग्रेजी में 100 बोलते हैं, हिंदी संस्कृत में शतम कह देते हैं, हिंदी में 100 कहते हैं। तो ये जो 100 है इसको अवेस्ता में शतम और लैटिन में केंटुम कहा जाता है। तो फिर इन्हीं को आगे बांटा गया है शतम वर्ग और केंटुम वर्ग में। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। तो जैसे शतम वर्ग में कौन कौन से आएंगे? संस्कृत हम 100 को क्या कहते हैं? शतम। हिंदी में हम 100, अवेस्ता में शतम, फारसी में शत या सद, स्लाविक में रूसी या स्तो, बाल्टिक में जिमतस, लुथियानन में सिमतास, ये कहते हैं हम 100 को। तो ये तो आ जाएंगे आपके शतम वर्ग में। कौन कौन सी आ जाएंगे इसमें भाषाएं? संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथियानियन, ये आ जाएंगी। और जो केंटुम वर्ग है तो केंटुम में लैटिन, जैसे 100 है, 100 का हम लैटिन में क्या कहेंगे? केंटुम कहेंगे। ग्रीक हेकातोन, जर्मनिक में हम हुंद कहेंगे, कैल्टिक में हम केत कहेंगे, तोखारी में कंद कहेंगे, आयरिश में केद कहेंगे, और अंग्रेजी में हम 100 कहते हैं, हुंड या 100। तो ये आपके केंटुम वर्ग जो है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, कैल्टिक, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी, ये आ जाएंगे केंटुम वर्ग में। और संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथियानियन, ये शतम वर्ग में है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाता है जो इनके परिवार थे, कौन कौन सी भाषाएं किस में आती हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे द्रविड़ परिवार है, इस परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में बोली जाती है। और मध्य बलूचिस्तान की ब्राहुई भाषा भी इसी परिवार की है। और बरोस्की परिवार की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर बोले जाने वाली इस परिवार की भाषाएं प्राचीन भारत में अपना विशेष स्थान रखती थी, किंतु अब तो ये महत्वहीन हो गई है। तो ये कौन कौन से परिवार में आती है, कौन सी भाषा, वो बस आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है यूराल अल्ताई परिवार। कुछ विद्वान इसे एक ही परिवार मानते हैं और कुछ 2 मानते हैं। वास्तव में ये जो 2 उप विभाग में है। यूराल में फिनी, लापी, एस्तोनी, मगवार और सामियेद, ये वाली भाषाएं हैं। तो 2 भागों में बटे हुए था। यूराल वाले में तो ये आ गई फिनी, लापी, एस्तोनी, मगवार, सामियेद। और जो अल्ताई है इसमें फिर तुर्की आ जाएगी, उज्बेक, मंगोली और मंचुई, ये वाली भाषाएं आती हैं। तो 2 गई यूराल और अल्ताई। इसके बाद आ जाता है जो काकेसी परिवार है। कैसे काकेसी, कैसे कृष्ण सागर और कैसे कैस्पियन सागर। कृष्ण सागर, कैस्पियन सागर, इसको भी आसानी से आप याद रख पाएंगे, दोनों में काका ही है। तो कृष्ण सागर कैस्पियन सागर के मध्य स्थित काकेशस पर्वत के समीप के भूभाग में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो तीनों में काका है, शुरू में आसानी से आप याद रख लोगे। कृष्ण सागर, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत। तो समीप के भूभाग में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। सरकसी,
चेचेन, लेगी, ज्यार्ची, मिगेली, रचानी आदि इसी परिवार की भाषाएं हैं। ज्यार्ची या फिर ज्यार्जिन जो स्टालिन की मातृभाषा थी, इस परिवार की प्रमुख भाषा है। आगे आ जाता फिर जो ये चीनी परिवार है, इसे एक अक्षर परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभक्ति प्रत्यादि के द्वारा या पद रचना नहीं होती है। इनके द्वारा जो है पद रचना नहीं होती है। इस परिवार की भाषाएं स्थान, सुर और निपात प्रधान हैं। चीन, तिब्बत, श्याम और बर्मा, तो इसमें इस परिवार की भाषाएं बोली जाती है। कहाँ कहाँ पर? चीन, तिब्बत, श्याम, बर्मा। तो यहाँ पर चीनी भाषा जो है ये बोली जाती है। चीन से लगती तो है ही, नक्शे में आप जब देखोगे तो ये चीन से लगते हुए हैं। तो ये सभी भाषाएं अयोगात्मक हैं। तो कई बार ये भी आ जाता है अयोगात्मक भाषा में कौन कौन से आएंगी? चीन, तिब्बत, श्याम, बर्मा, ये वाले परिवार की भाषाएं आ जाएंगी। या चीनी परिवार क्या है? एक अक्षर परिवार है। ये एक अक्षर परिवार कौन सा? चीनी परिवार है। तो ऐसे भी आ जाते हैं। अब आ जाता है जो जापानी कोरियाई परिवार है। इस परिवार की भाषाएं जापान और कोरिया इनमें बोली जाती है। जापानी कोरियाई आसानी से याद रख लोगे आप। जापान में जापानी बोली जाएगी, कोरिया में कोरियाई। तो ऐसे जापानी कोरियाई परिवार तो जापान और कोरिया में बोली जाती है। इस परिवार की भाषाओं का ठीक ठीक अध्ययन न होने के कारण कुछ विद्वान यदि से यूराल अल्ते परिवार की शाखा मानते हैं, तो कुछ दूसरे विद्वान मलय पालसिनी परिवार की, किंतु अब तक इसे इन दोनों से पृथक मानना ही उचित है, जब तक कि गहन और विस्तृत अध्ययन के द्वारा कुछ निश्चय नहीं हो जाता है। अत्युत्तरी परिवार की बात करें तो इस परिवार का जो नाम है ये भौगोलिक आधार पर रखा गया था। एशिया के उत्तरी पूर्वी सिरे पर इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। युगगिर, चुकची, अइनू आदि अनेक भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिनका ठीक ठीक अध्ययन कभी नहीं हो सका है। बास्क परिवार की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो पश्चिमी पिरेनीज के समीप की जो फ्रांस और स्पेन की सीमा प्रदेश में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो बास्क परिवार में कौन कौन से आ जाएंगे? पश्चिमी पेरिनीज के समीप, फ्रांस और स्पेन के सीमा प्रदेश में ऐसी जो भाषाएं बोली जाती हैं। और इस परिवार की भाषाएं प्रधानतः असलिष्ट योगात्मक हैं। तो असलिष्ट योगात्मक में ये वाली आ जाएंगे, आप याद रखिएगा। पश्चिमी पेरिनीज के समीप, फ्रांस और स्पेन की सीमा प्रदेश में ये वाली भाषाएं बोली जाती हैं, बास्क परिवार वाली। और असलिष्ट योगात्मक के अंतर्गत आता है और बास्क इसी परिवार की एक प्रमुख भाषा है। इसके बाद है सामी हामी परिवार, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो कुछ लोग तो इसे दो परिवार मानते हैं, देख सकते हैं आप सामी हामी। तो कुछ तो दो ही मानते हैं इसे, एक सामी और दूसरा हामी। इन्हें सेमेटिक और हेमेटिक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला है, सेमेटिक हेमेटिक वाला। तो कौन से परिवार की भाषाओं में आता है? सामी हामी वाले में। से सेमेटिक और है से हेमेटिक, ऐसे भी याद रह सकता है। तो सामी शाखा की प्राचीन भाषा अक्कादी है। सामी की कौन सी है? अक्कादी, आर्मेनियन, हिब्रू तथा अरबी भाषा, ये इसी शाखा की है। तो कौन से आएंगे इसमें? अक्कादी, आर्मेनियन, हिब्रू, अरबी, ये वाली आ जाएंगी। अरब, इराक, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र, तो आदि देशों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। और हामी शाखा के अंतर्गत प्राचीन मिस्री भाषा, बर्बर भाषाएं, ये वाली आती हैं। तो ये जाएंगी हामी के अंतर्गत, मिस्री भाषा, बर्बर भाषा। मिस्री भाषा में चित्रलिपि में बहुत सारे प्राचीन लेख उपलब्ध हुए हैं। तो देखा भी होगा आपने, गुफाओं में बहुत सारे चित्र जा छिपे हुए हैं, मतलब उसमें बने हुए हैं। तो उन्हीं से उनकी प्राचीन सभ्यता के बारे में पता लगता है। तो हामी शाखा के अंतर्गत प्राचीन मिस्री भाषा, बर्बर भाषा ही आती हैं। और मिस्री भाषा में चित्रलिपि में बहुत सारे प्राचीन लेख उपलब्ध हैं। इन भाषाओं का क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका है। सूडानी परिवार, इस परिवार की भाषाएं भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिमी सिरे से लेकर
पूर्वी सिरे तक बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाएं भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिमी सिरे से पूर्वी सिरे तक बोली जाती हैं। इसके उत्तर में सामीहामी परिवार और दक्षिण में बंतु परिवार ये वाले आ जाते हैं। बंतु परिवार की बात करें तो सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग सारे दक्षिण अफ्रीका में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती है। इसके उत्तर में सूडानी, दक्षिण में होतेंत बुस्मैनी ये वाले परिवार आते हैं। इसकी प्रमुख भाषाएं स्वाहिली, काफिरी, जुलू, कांगो ये वाली है। होतेंत बुस्मैनी परिवार, इसका क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है। होतेंत बुस्मैनी परिवार, इसका क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है। और होतेंत नामा, हमारा, स्यांदवा, एके और एकवे ये इसकी भाषाएं हैं होतेंत बुस्मैनी की। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है। होतेंत नामा, हमारा, संदवा, एकवे, ओकवे ये भाषाएं हैं इसकी। इसके बाद आ जाता है जो ये मलय बहुद्वीपीय परिवार है। तो मलय प्रायद्वीप जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलिबीज, बाली, फिलीपीन, न्यूजीलैंड तथा हवाई आदि प्रशांत महासागरीय द्वीपों में इस परिवार की जो भाषाएं हैं ये बोली जाती हैं। पापुई परिवार, इस परिवार की भाषाएं न्यू गिनी, न्यू ब्रिटेन के कुछ भाग तथा सोलोमन द्वीप समूह आदि में बोली जाती है। इसमें 132 के लगभग भाषाएं हैं। न्यू गिनी की प्रसिद्ध भाषा मफोर ये इसी परिवार की है। ऑस्ट्रेलियाई परिवार, इस परिवार में 100 के लगभग भाषाएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में बोली जाती हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, इस परिवार की भाषाएं अन्याम, सियाम, कंबोडिया, भारत, निकोबार इन द्वीप समूह में बोली जाती है। और यह परिवार 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। पश्चिम में मुंडा या कोल, पूर्व में अनाम, मुआंग तथा मध्य में मोनकमेर। मुंडा तथा कोल भाषाएं भारत में अनेक स्थानों पर बोली जाती हैं। इसमें मुंडा और संथाली प्रमुख भाषाएं हैं। इसके बाद है अमेरिकी परिवार। तो ये भाषा अमेरिका में बोली जाती है। इनकी संख्या कितनी है? 1000 के आसपास। ऑस्ट्रेलिया वाले में कितनी थी? 100 के लगभग भाषाएं थी इसमें, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और दक्षिण भाग में बोली जाती है। और अमेरिका में इसमें है 1000 के आसपास। तो इस परिवार की भाषाओं का अध्ययन अभी तक भलीभांति नहीं हुआ है, इसलिए इनका ठीक ठीक वर्गीकरण अभी नहीं हो पाया है। इन परिवार की भाषाओं को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था: कनाडा और संयुक्त राज्य, मेक्सिको और मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अब कनाडा संयुक्त राज्य, इसमें कौन कौन सी थी? अथबस्की, अलगोनकी, होका, यूरोकवा, सिउई। तो ये वाली थी इसमें कनाडा और संयुक्त राज्य में। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में अजतेक, मया, नहूतल ये वाली थी। और दक्षिण अमेरिका में अवरक, चिवाचा, तुपी, गुर्नी, करीब, कोयुचा ये वाली है। और ग्रीनलैंड की एस्किमो भाषा ये भी इसी परिवार की है। तो ग्रीनलैंड की कौन सी है? एस्किमो भाषा, तो ये भी इसी परिवार की है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको अगर आप 1-2 बार देखोगे तो सारे के सारे आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे और मान के चलो कि 1 नंबर आपका आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।